नमस्कार, कोजागरी के चौपाल में आपका स्वागत है। हमने कोजागरी के प्रारंभ से ये कोशिश की है कि खासकर जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारत के बाहर अपने संघर्ष, अपने अपने अपनी सफलता, अपने संघर्ष और अपनी मेहनत से भारत की पहचान बना रहा है। उन कहानियों को, उन संघर्ष की कहानियों को, उन खासकर छात्रों, उद्यमियों या दूसरे जो भारतीय हैं, जो भारत के बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और सफलता के नए प्रतिमान गढ़ते हैं, उन कहानियों के साथ हम कोजागरी में शामिल हों और उन कहानियों को शामिल करें। कोजागरी की चौपाल में आज हमें इटली से जॉइनिंग कर रही हैं, इटली में पॉलिटेक्निको दी बारी, इटली में रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर नेहा यादव। हाँ, डॉक्टर नेहा यादव, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके चैनल में आने के लिए। डॉक्टर नेहा यादव, मैं ये समझना चाहता हूँ, चूँकि जब भारतीय स्टूडेंट्स यहाँ से जब यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये एक सामान्य घटना हो सकती है। लेकिन एक स्टूडेंट की लाइफ में ये बहुत बड़ी घटना होती है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक नॉर्थ इंडिया के एक स्टूडेंट के तौर पे, आप चूँकि नॉर्थ इंडिया से आती हैं, यूपी से, तो किस तरह की चुनौतियाँ हैं यूरोप जैसे देशों में जाने के लिए? सबसे पहली चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहली चुनौती ये है कि हमें यूपी में इतना नॉलेज ही नहीं होता स्टूडेंट्स को कि हमें यूरोप में जाना आसान है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता कि हम विदेश कैसे जा सकते हैं। यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं होता। तो सबसे पहले हमें उस कॉलेज की जो भी हमें कॉलेज पसंद है, हम उसको लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वो यूरोप में एडमिशन में वीज़ा में प्रॉब्लम आती है। हुँ। एडमिशन में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना वीज़ा का प्रॉब्लम है, क्योंकि वीज़ा के लिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता वीएफएस में। ओके। बहुत महीनों-महीनों तक मैंने खुद स्ट्रगल किया है, 3 बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था और उसके बाद मुझे बहुत मुश्किल से वीज़ा मिला था क्योंकि वहाँ पर अपॉइंटमेंट की बहुत दिक्कत है वीएफएस ऑफ़िस में। उसके बाद वो जो प्रोफ़ेसर थे काफ़ी सपोर्ट करते हैं वहाँ पर हम लोगों को। तो मेन दिक्कत आती है वहाँ पे वीज़ा की हम लोगों को एडमिशन के टाइम पे। ओके। तो सबसे बड़ा जो मुझे समझ में मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि एक तो जो खासकर साइंस की जब पढ़ाई की बात की जाए, तो हम नॉर्थ इंडिया में जो मिडिल एजुकेशन है, वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस अब तक नहीं हो पाया है। क्या ऐसा लगता है कि हाई स्कूल, इंटर के दौरान बच्चों की पढ़ाई का वो स्टैंडर्ड या उस तरह की पढ़ाई का स्तर नहीं होता है? यूरोप में क्या ये भी चुनौती है क्या कि मतलब हमने अपने बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन पे बहुत काम किया है, लेकिन मिडिल एजुकेशन पे काम नहीं किया है। क्या ये लगता है क्या कि जब आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, तो ये जो बेसिक्स या आपका एक तरह से डिसऑर्डर ऑफ प्राइमल ड्राइव है, वो आपके लिए चुनौती बनता है? हमारे एजुकेशन सिस्टम को ना चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे एजुकेशन में सारी चीज़ें दे दी जाती है बच्चे को, सारे सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं। लेकिन हमें शुरू से मतलब जिस जिस स्टूडेंट्स को जो चीज़ अच्छी लगती है वही उसे देना चाहिए कि वो उसमें आगे बढ़ बढ़ सके स्टार्टिंग से। और हमारे जो कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं कराए जाते, सिर्फ़ थ्योरेटिकल पर काम किया जाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें होती ही नहीं है। जैसे बेसिक में ही कंप्यूटर हमारे एजुकेशन में डाल दिया है, लेकिन जो उसकी प्रोग्रामिंग है टीचर असाइनमेंट देते हैं, लेकिन उस बच्चे को आता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती प्रोग्राम की। लेकिन बस एक असाइनमेंट की तरह एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कॉपी करता है और बस हो गया असाइनमेंट। लेकिन उस बच्चे को आ नहीं पाता, पूरा सेमेस्टर निकल जाता है, लेकिन उसे एक प्रोग्राम नहीं आ पाता कि ये सी में प्रोग्राम कैसे लिखा गया है। ये चीज़ यूरोप में नहीं है, वहाँ पे एक-एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है कि प्रोग्राम क्यों हुआ, कैसे हुआ, शुरू से सारी नॉलेज ही आती है कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से। तो ये हाँ, दिक्कत है हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि हमें ओ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। ओके। अच्छा, एक सवाल और, जब स्टूडेंट्स पहुँच जाता है यूरोप या इटली, किसी भी यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ उसको पढ़ाई के अलावा जो एक कल्चरल चेंज होता है, आप जिस तरह की संस्कृति से आते हैं, कई बार उसके लिए कल्चरल शॉक भी होता है, क्योंकि वो बिल्कुल से अलग तरह की उसकी कंडीशनिंग होती है। फिर जब वो पहुँचता है, खासकर आपका कैसा अनुभव रहा और इटली में आपको किस तरह से आपका अनुभव क्या रहा?
जब मैं इटली आई थी तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी, यहाँ कैसे मतलब सबसे ज़्यादा इटली में प्रॉब्लम है घर मिलना। सबसे क्योंकि वहाँ पे घर मिलना भगवान मिलने जैसा है। वहाँ पे घर और जो हॉस्टल होते हैं वो ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, तो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को घर मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। क्योंकि कोई भी रेंट देना नहीं चाहता, वहाँ पे बीएनबी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है घर मिलना वहाँ पे। उसके बाद जब मैं आई तो जैसे होता है ना सपने एक बच्चे का इच्छा होती है शुरू से विदेश जाना, देखना, तो फ्लाइट से जब मैं गई तो बड़ा सुंदर-सा शहर लगा, वो नज़ारा सपनों जैसा जैसे बादलों में से वो शहर दिख रहा है, बहुत सुंदर था। फिर वहाँ जब गए, वहाँ की भाषा अलग, वहाँ के लोग अलग और वहाँ की जो शैली होती है उनके परिधान वो सब अलग। और फिर उसके बाद जब फर्स्ट डे कॉलेज गए तो वहाँ पे देखा, तो वहाँ का जो एक्टिविटी थी वो अलग होती है हम लोगों के कॉलेज से। वहाँ पे ओपन में डिबेट हो रही होती हैं या फिर हाँ, स्कॉलरशिप के बहुत सारे जॉब्स के लिए मेला लगा होता है। ये उनका मतलब वीकली चलता रहता है। हम लोगों में कभी साल में 1 बार ऐसा हो गया, लेकिन उनका वीकली होता था कि डिबेट हो रही है, पीएचडी वाले को सर्टिफिकेट मिल रहा है, इस टाइप का। तो वो सब एन्जॉय करना वहाँ पे दोस्तों को बनाना, उनसे नए-नए शब्द सीखना, मार्केट जाना, लोगों से नई भाषा सीखना, तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। जी। मतलब आप बता रही हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम बहुत है यूरोप के विश्वविद्यालयों में। जी, जी। मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जब आप एक स्टूडेंट्स के तौर पे जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो क्या लोकल्स लोग जो होते हैं उनकी ऐसा कहा जाता है या बताया जाता है कि लोकल लोगों द्वारा एक तरह का रेसिज़्म या एक नस्लवाद का भी सामना करना पड़ता है कई बार स्टूडेंट्स को। आपका क्या कोई ऐसा अनुभव रहा क्या? ऐसा जो आप नॉर्मल अगर जाएँगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा नस्लवाद का। लेकिन जब आप जैसे हॉस्पिटल में जाएँगे या फिर किसी गवर्नमेंट उस जगह पे जाएँगे, तब आपको रेसिज़्म का पता चलेगा कि वहाँ पर वो लोग अपने अपने लोगों का काम जो होता है वो पहले कर देते हैं, बिना कुछ पूछे। लेकिन जहाँ पर भी आपका वो रंग देखकर जैसे आपका ब्लैक कलर के हो, तो वो कलर देखते हैं सबसे ज़्यादा। अगर कोई गोरे कलर का है तो वो उसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। वो ये नहीं देखते कि कलर को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हम इंडिया के हैं, पाकिस्तानी हैं, किसी भी कंट्री के हैं। बस वो गोरा और काला देखते हैं। तो ये ओके, नस्लवाद तो वहाँ देखने को मिला मुझे कई गवर्नमेंट ऑफिस में जाके। ओके। अच्छा एक चीज़ और जो अभी चूँकि वहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी की जो प्रधानमंत्री हैं इटली की, वो राइट विंग पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं और उनके आने के बाद ऐसा ऐसा बताया जा रहा है जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, उसमें इटली में एक तरह से जो प्रवासियों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है या उनके खिलाफ एक तरह से एग्रेशन बढ़ा है। ऐसे में कौन लोग हैं, कौन लोग ज़्यादा निशाने पे हैं, जो इटली के लोकल्स के निशाने पे हैं या जिनके खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा है? वो कौन लोग हैं? इटली में ना जो इल्लीगल लोग हैं ना वो आके बहुत ज़्यादा मतलब रहने लगे हैं क्योंकि शिप के ज़रिए वो लोग आ जाते हैं, इल्लीगल रहने लगते हैं वहाँ पे और फिर उसके बाद वो लोग मतलब वहाँ की पुलिस उन्हें इतना ज़्यादा सख्ती नहीं देती। थोड़ी-सी सॉफ्ट कॉर्नर होता है पुलिस का वहाँ पे। तो ये लोग क्या करते हैं बाद में पहले तो शांत रहते फिर उसके बाद वो लोग चोरी करना, लड़कियों को छेड़ना, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो बाहर के लोग होते हैं, प्रवासी लोग। तो इस टाइप के लोगों को वो कहना चाहती हैं जॉर्जिया मेलोनी। ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि इस कम्युनिटी को वो कहना चाहती हैं और वहाँ के लोगों की सोच भी ऐसी है, वो यही बात कहना चाहते हैं, जो इल्लीगल लोग हैं वो उन्हीं के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये कोई ख़ास तरह का एथनिक ग्रुप्स या कोई ख़ास तरह की नेशनैलिटी भी है, भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी? आपको ऐसा क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लोगों का गुस्सा किनके खिलाफ है? लोकल लोगों के गुस्सा वहाँ के जो चोर हैं जैसे वहाँ पे रोमानिया के लोगों को अच्छा नहीं माना जाता, चोर के इसमें आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादातर अच्छा लोग नहीं मानते। वैसे तो ख़ास कोई कम्युनिटी या कोई कंट्री को ऐसा नहीं है। ओके। हुँ। और वहाँ पे जो जैसे जब आप भारत से जब आप यूरोप में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे आपको यूरो या डॉलर्स में पैसे खर्च करने होते हैं और भारत में आपके सपने वो शुरू होते हैं, छोटा बच्चा जब छोटा होता है तो वो पैसों से शुरू होता है और अब तो ख़ैर पैसे का दौर ही खत्म हो गया, लेकिन वो रुपए में सोचता है।
ये हुँ, चुनौती और खासकर महँगाई बहुत है, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है वो वहाँ के लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनकी परचेज़िंग कैपेसिटी बहुत है। तो हुँ। इसको कैसे देखते हैं आप स्टूडेंट्स एज़ ए स्टूडेंट्स किस तरह से देखते हैं आप इसको? अ, वहाँ पे क्योंकि हम लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 1400 यूरो के करीब मिलती है, पीएचडी ओके। स्टूडेंट्स को। हुँ, तो वहाँ पे जब हम लोग नए-नए जाते हैं ना इंडिया या आप पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के लोग, तो हम लोग अपनी जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करने लगते हैं क्योंकि जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं 1 यूरो की है तो मतलब वो हुँ, ₹90 की हो गई। तो उसे हुँ, खरीदने से ना थोड़ा-सा इंसान वो करता है, अरे ₹90 खर्च हो गए। हुँ, तो बहुत कंजूसी से मतलब मैंने एक लड़के को देखा था स्टूडेंट से, वो बहुत ही कंजूसी से 1 आलू, 1 सब्ज़ी, 1 प्याज़ ऐसे करके लेकर आता था। तो वो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हाँ, इतने रुपए खर्च हो गए और हुँ, ये महँगा है वो इटली काफ़ी बिल्कुल, रहने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि क बिल्कुल। कपड़े सब ब्रांडेड, वहाँ का मेकअप, वहाँ के शूज़ सब सब चीज़ ब्रांडेड तो सब कॉस्टली है। तो स्टूडेंट्स के लिए कॉस्टली है। ओके। एक चीज़ और कि खासकर जो वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन-वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए इटली का अनुभव कैसा है या इटली में पढ़ाई के दौरान किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं? इटली में वेजिटेरियन ईज़िली मिल जाता है, लेकिन क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त इटालियन थे, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो फिर वो मुझे पूरा डिस्क्राइब करते थे डिश को कि ये है, ये है, ये है, इसमें मतलब बिल्कुल भी मीट नहीं है। तो वो प्योर वेज मतलब बीन्स और लीव्स इसकी कोई वेजिटेबल टाइप का या फिर मार्गरिटा उनका पिज़्ज़ा होता है, तो वो खाली टोमेटो और चीज़ से बना होता है। तो मतलब डिश अवेलेबल है, लेकिन वो प्योर वेज वीगन टाइप की डिश अवेलेबल है वहाँ पे। नॉन वेजि ओ मतलब वेजिटेरियन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हुँ। अच्छा, आप चूँकि इसके पहले वुहान में भी आप रहीं और वुहान से फिर आप इटली आईं, मुझे बताया गया। तो क्या अनुभव है आपका चाइना और इटली के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं? चाइना और इटली में लाइफ़स्टाइल डिफरेंसेस को लेके स्पेशली मैं सवाल पूछ रहा हूँ। लाइफ़स्टाइल को देखा जाए तो जो चाइना में लोग हैं, वहाँ पे वो लोग दिन-रात कुछ नहीं देखते। वो बस काम करते रहते हैं। सैटरडे, संडे उनका कुछ नहीं, वो हर चौबीसों घंटे काम करते हैं। अपने बस उन्हें ये होता है कि ये टास्क है, हमें कंप्लीट करना है, चाहे वो दिन-रात में हो या बस करना है। लेकिन इटली में ऐसा नहीं है, इटली में जो है वो फ्राइडे होने के बाद सैटरडे, संडे वो लोग एन्जॉय करते हैं। और जो डेली भी है वहाँ पे सब 12:30 1 बजे तक सारे मार्केट क्लोज़ हो जाते हैं। 1 बजे के बाद वो लोग 4:30 बजे ओपन होता है मार्केट, सारा पूरा इटली में मतलब सब जगह मार्केट क्लोज़ हो जाते हैं। तो आप शाम को या तो हम दोपहर में वेजिटेबल खरीद सकते हैं या फिर 9 बजे तक बंद हो जाता है पूरा मार्केट। ये इंडिया में कल्चर है आजकल कि 11 बजे तक दुकानें खुली हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे 9 बजे तक मार्केट सब क्लोज़ हो जाता है। तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकता है इंसान मतलब इटली में। वो फैमिली बहुत प्रेफ़र करते हैं, फैमिली को मतलब टाइम देना, लाइफ़ एन्जॉय करना, तो इन सब चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में वो काम पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि हमें ये काम करना है। तो ये डिफ़रेंस है चाइना और इटली में। एक अंतिम सवाल और नेहा कि भारतीय छात्र अगर आप क्या कुछ बताना चाहेंगी कि भारतीय छात्रों को अगर पढ़ाई करना है यूरोप में, तो किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए और कैसे भारतीय छात्र जैसे आपने बताया कि भारतीय छात्रों की संख्या यूरोप में कम है, खासकर इटली और दूसरे कुछ देशों में, कैसे ये संख्या बढ़ सकती है और क्या करना चाहिए उन्हें? पहले स्टूडेंट्स को अपना जो बैकग्राउंड है ना उसे स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसे अपनी अच्छे से अच्छा रखना चाहिए और इंग्लिश वो लोग इंग्लिश को उतना वैल्यू नहीं देते इटली में जो इंग्लिश है ना नॉर्मल आती है, ये हमारे इंडिया में कल्चर हो गया है कि अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम मतलब परफेक्ट हो, भले ही उसे कुछ भी नॉलेज ना हो, ऐसा इटली में नहीं है। इटली में क्या है कि तुम्हें काम आना चाहिए, भले ही लैंग्वेज में वो काम चला लेते टूटी-फूटी लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज को वो प्रेफ़रेंस नहीं देते, वो काम को प्रेफ़रेंस देते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से फ़ोकस करना चाहिए। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एडमिशन कैसे लेते हैं, यहाँ पे मतलब फँसा दिया जाता है स्टूडेंट्स को। तो उसकी नॉलेज मतलब कॉलेजेस को देनी चाहिए बच्चों को, बताना चाहिए। कॉलेज में ऐसे कुछ सेमिनार कुछ होना चाहिए, जिससे बच्चे को पता चल सके कि हम बाहर कैसे जा सकते हैं। जो पढ़ाई होती है पीएचडी की वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या कहते हैं ये फ्री है। वो मेरे कई सारे दोस्त हैं उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब ये फ्री होता है। वो सोचते हैं सिर्फ़ पैसे देके एडमिशन हुआ है, पर ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल फ्री पढ़ाई है। कोई भी मतलब सामान्य घर का बच्चा वहाँ विदेश जाके आराम से पढ़ाई कर सकता है।
बिल्कुल फ्री। लेकिन ये नॉलेज दे शुरू से अगर कॉलेज वाले अगर इसमें करें सहयोग तभी वो बच्चे को नॉलेज हो पाएगी। तो मेन मैं कॉलेजेस को कहना चाहूँगी कि वो इस टाइप की नॉलेज बच्चों को दें। नहीं, आपने हमें जॉइन किया, बहुत ही शानदार बातचीत रही। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपसे बातचीत होती रहे और बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।